हेलो बच्चों, मैं उमेश सर, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन टीचिंग सेंटर में। तो आज बच्चों मैं आपको बीजगणित के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो एक ही वीडियो में आप 7, 8, 9, 10 चारों क्लास का कंसेप्ट क्लियर करा देंगे। बस आप अगर हमसे नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जल्दी आ जाइए और जुड़ जाइए। जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन बटन को दबा दे, ताकि मेरे द्वारा जो भी नोटिफिकेशन मेरे चैनल के माध्यम से दिया जाएगा वो सबसे पहले आपको तक पहुंचे। और अगर वीडियो मेरा अच्छा लगे तो लाइक कर दे और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर दें। तो आइए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूं। देखिए, सबसे पहले बीजगणित, जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रा, ALGEBRA, अलजेब्रा। सबसे पहले इसमें आता है बीजीय व्यंजक की परिभाषा। आखिर बीजीय व्यंजक क्या है, इसकी परिभाषा क्या है? तो गणित की संक्रिया चिन्ह, यानी गणित की जो एक चिन्ह होता है, युक्त संख्याओं और सांकेतिक संख्याओं, युक्त संख्या और सांकेतिक संख्याओं अर्थात अक्षरों के जो एक सार्थक संग्रह होता है। क्या होता है? एक सार्थक। सार्थक मतलब जिसका सही सही अर्थ निकले, उसको हम कहते हैं सार्थक। तो सार्थक संग्रह को बीजीय व्यंजक कहा जाता है। जैसे 2, ये भी एक व्यंजक है, ये भी एक व्यंजक है, m², ये भी एक व्यंजक है, 1/4 pq, ये भी व्यंजक है, 2a, ये भी व्यंजक है। यानी यहाँ पर देखिए 2a + 6 भी एक साथ है, ये भी क्या है? हमारा व्यंजक है। 4x² - 6xy + 7y², ये भी क्या है? व्यंजक है। यानी जो यहाँ पर आप देखें सारा क्या है? व्यंजक है। ओके, अब आइए बीजीय व्यंजक के पद। आखिर पद क्या है? तो अब जान लीजिए, पद और बहुपद दोनों में अंतर होता है। जब आप 10th क्लास में जाइएगा तो आपको पढ़ने को मिलेगा कि पद और बहुपद बताइए। जैसे आपको घात और बहुपद के घात के बारे में भी आप जब पढ़ेंगे 10th क्लास में, तो उसमें अंतर आपको, यानी पद के घात और एक बहुपद के घात के बारे में जब पढ़ेंगे तो अंतर आपको समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ देख रहे हैं बीजीय व्यंजक के पद क्या है। देखिए, एक बीजीय व्यंजक प्लस या माइनस ची के द्वारा भिन्न भिन्न खंडों में यानी अलग अलग खंडों में बटे हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्लस या माइनस चिन्हों के द्वारा बटे हुए प्रत्येक खंड को उसके ची के साथ उस बीजीय व्यंजक का एक पद कहा जाता है। जैसे यहाँ देखिए 3x² है, तो यहाँ इसके पहले 3 के पहले प्लस, इसलिए सारा प्लस में है। फिर यहाँ देखिए -5xy², तो यहाँ xy² का गुणांक यहाँ 5 है, यानी -5 है, तो यहाँ देखिए चिन्ह क्या हो गया? माइनस हो गया। नहीं, ये भी एक पद है। 6y³, ये भी एक क्या? पद है। तो इस प्रकार इसमें कितने पद हो गए बच्चों? 3 पद हो गए। अब बताइए, अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें पहला पद कौन है? नहीं, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि पहला पद बताइए, तो पहला पद आपका होगा 3x²y, ठीक है। और सेकेंड पद क्या होगा? तो सेकेंड पद होगा -5xy²। और एंड थर्ड पद क्या होगा? पद को इंग्लिश में टर्म भी बोलते हैं, TERM, टर्म, ठीक है। तो थर्ड पद को हम क्या कहेंगे? 6y³ कहेंगे। ओके, फिर अब हम मिलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए, अब हम बताए थे यहाँ स्थिरांक है। स्थिरांक नियत संख्या या अचर राशि जो मान लेते हैं। अब जैसे हम बता रहे हैं, इसका डिफिनेशन क्या है? स्थिरांक या नियत संख्या एक ऐसे प्रतीक
या संकेत है। प्रतीक यानी सिंबल जिसको बोलते हैं, संकेत है जिसका एक निश्चित सांख्यिक मान होता है, वो कभी बदल नहीं सकता है। एक निश्चित सांख्यिक मान होता है, उसी को हम स्थिरांक, नियत संख्या या अचर राशि कहते हैं। जैसे 3/5, मान लीजिए 2 है, 1 है, 5 है, 20 है, कुछ भी है, ये सब क्या है? अचर राशि है जिसका मान कभी नहीं बदलता है। यहाँ देख लीजिए -7 है, ये भी आपका अचर राशि है, लेकिन ये क्या है? ऋणात्मक है। यहाँ 0.06 है यानी 0.06 है, जो अचर है, जो दशमलव में है, ठीक है। और याद रखिएगा, दशमलव के बाद जो अंक होता है, ठीक है ना, इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 0.246। अगर आप 0.246 पढ़ते हैं तो गलत है, आपको कैसे पढ़ना होगा? 0.246 पढ़ना होगा। etc यानी इत्यादि, ये सभी क्या है? अचर हैं। अब आते हैं चर राशि की ओर, ठीक है ना। चर राशि की ओर, चर एक ऐसे प्रतीक या संकेत हैं जो अलग अलग स्थिति में अलग अलग सांख्यिक मानों को प्राप्त करता है, ठीक है ना। जैसे यदि x कोई पूर्णांक हो तो बीजीय व्यंजक 3x² - 7x + 11 में हाँ x क्या है? आपका चर राशि है, जबकि 3, 7 और 11 नहीं, 3, 7 और 11 ये क्या है? ये हमारा अचर राशि है। क्या है? अचर राशि है। 3, 7, 11 जो है ये हमारा क्या है? अचर राशि है, या हम इसी को स्थिरांक बोलेंगे या नियत संख्या बोलेंगे। और ये जो x है, चर राशि है, इसका कोई भी मान हो सकता है। और इतना जान लीजिए, अचर राशि को हम लोग ज्ञात राशि भी कहते हैं और चर राशि को अज्ञात राशि कहते हैं। अब ज्ञात अज्ञात मीन्स क्या? ज्ञात मीन्स जो हमें ज्ञात है, अज्ञात मीन्स जो हमें अज्ञात नहीं है, ठीक है। तो आप इसे अपने कॉपी पर कॉपी कर लेंगे, ठीक है, ताकि जब तक आप कॉपी नहीं करेंगे, जब तक इसे याद नहीं करेंगे, जब तक आपको हमेशा याद नहीं रहेगा। इसलिए अगर अच्छा से अच्छा पढ़ना है तो आपको सारा चीज बोर्ड पर जो दिया जा रहा है इसको आपको लिखना होगा। क्या है यार? पद के आधार पर, ठीक है। अब हम देखेंगे कि आखिर बीजगणित में जो है व्यंजक को किस किस पद में बांटा गया, नहीं। तो सबसे पहले आ जाते हैं पद के आधार पर बीजीय व्यंजक को हम 4 भागों में बांटे हैं, ठीक है। पहला है एक पदी व्यंजक, ठीक है। जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक पद होता है उसे पदी व्यंजक कहते हैं। क्या कहते हैं? एक पदी व्यंजक कहते हैं। बस आपको यही याद कर लेना है, एक पदी व्यंजक किसे कहते हैं? तो जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक पद होता है उसे पदी व्यंजक कहते हैं। जैसे मान लेते हैं 2x, ये क्या है? एक पदी व्यंजक है, क्योंकि इसमें कितने पद हैं? एक पद है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? एक पदी व्यंजक कहेंगे, ठीक है। चलिए 2, ये भी एक पदी व्यंजक है, क्योंकि ये भी तो एक अचर राशि है, ये भी एक पद है। अब आइए 9x, ये भी क्या है? एक पदी व्यंजक है। 1/4x, ये भी क्या है? एक पदी व्यंजक, यानी जिसमें एक पद है वो क्या है? एक पदी व्यंजक है, ठीक है। etc का मतलब होता है इत्यादि, अर्थात बहुत सारे पदी व्यंजक हैं, ठीक है। अब हम आते हैं द्विपदी व्यंजक। चलिए मैं आपको सीधा याद कर देता हूँ। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें 2 पद होते हैं उसे हम द्विपदी व्यंजक कहते हैं। सीधा भुजा की तरफ भाग जाइए, ठीक है ना, कि द्विपदी व्यंजक किसे कहते हैं? जिस बीजीय व्यंजक में केवल 2 पद होते हैं उसे द्विपदी व्यंजक कहते हैं। जैसे मान लीजिए 2x +
3, ये क्या है? द्विपदी व्यंजक है। 7x+4 द्विपदी व्यंजक है। y+3 द्विपदी व्यंजक है। ओके, etc, ठीक है ना। जिस तरह हम लोग भुजा में मर्चा प्याज मिलाकर खा जाते हैं ना, उसी तरह इसे भी खा जाइए। कैसे? तो बीजीय, जिस बीजीय व्यंजक में केवल 2 पद होते हैं उससे द्विपदी व्यंजक कहते हैं। ओके, अब आता है त्रिपदी व्यंजक। जिस बीजीय व्यंजक में केवल, सिर्फ केवल 3, कितने हैं? 3 पद होते हैं उससे त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। जैसे मान लीजिए 9x+4y+3, ये क्या है? त्रिपदी व्यंजक है। ax² - 2y+4, ये क्या है? ये भी एक क्या है? त्रिपदी व्यंजक है। ये भी क्या है? त्रिपदी व्यंजक। ये भी त्रिपदी व्यंजक। क्यों? क्योंकि इसमें 3 पद है। 1 2 3, 1 2 3, कितने पद हुए? 3 पद हुए। ठीक है, मान लीजिए x² + bx + c, ये त्रिपदी व्यंजक है क्योंकि इसमें पदों की संख्या 3 है, इसीलिए इसे त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। अब ये बहुपदी व्यंजक है। जिस बीजीय व्यंजक में 2 या 2 से अधिक पद होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बहुपदी व्यंजक कहते हैं। जैसे आपको हम बता दें कि पहले यहाँ देख लीजिए नोट, सभी द्विपदी या त्रिपदी व्यंजक भी बहुपदी व्यंजक होता है। अब जैसे मान लीजिए कि हम 2x+5, ये भी हमारा बहुपदी व्यंजक है। 2x+5 जो है ये भी हमारा क्या है? बहुपदी व्यंजक है। ठीक है, 3x+4y+4, ये भी हमारा बहुपदी व्यंजक है। ठीक है, बस आपको इतना याद रख लेना है कि सभी द्विपदी त्रिपदी व्यंजक भी बहुपदी व्यंजक होता है। ठीक है, अब आता है इसमें गुणनखंड। गुणनखंड क्या है? तो चूंकि आप गुणनखंड पहले भी पढ़ चुके हैं कि वैसी संख्या जो किसी संख्या से पूर्णतः कट जाए नहीं, वह संख्या उस संख्या क्या होता है? गुणनखंड होता है। जैसे मान लीजिए 15 है, अगर हम कहें कि क्या 3 15 का गुणनखंड है, तो हाँ है। क्यों? क्योंकि 3 के पहाड़ा में 15 आता है। क्या 15 गुणनखंड 5 है? तो हाँ है। क्यों? क्योंकि 5 के पहाड़ा में 15 आता है। क्या 1 है? 1 भी है क्योंकि 1 के पहाड़ा में 15 आता है। क्या 15 है? 15 भी है क्योंकि 15 के पहाड़ा में 15 आता है। ठीक है, तो इस तरह होता है गुणनखंड। लेकिन यहाँ जो गुणनखंड हम बता रहे हैं वह बीजीय व्यंजक के गुणनखंड बता रहे हैं। मान लीजिए 4xy और z, 4xy z के गुणनखंड, 4xy z के गुणनखंड क्या क्या होगा? तो ध्यान दीजिए, इसमें 4 भी होगा, x भी होगा, y भी होगा और z भी होगा। नहीं, 4xy z के गुणनखंड कौन कौन होगा? 4xy और z। क्यों? कारण क्या है कि देखिए, अगर हम यहाँ 4 से देंगे सिर्फ 4 कटेगा, xy z नहीं कटेगा ना, तो इसलिए ये अपने आप के 4xy z के गुणनखंड क्या क्या है? 4 भी है, x भी है, y भी है और z भी है। ठीक है, अब देखेंगे बीजीय व्यंजक के किसी भी पद के कोई भी गुणनखंड को उस पद के चिन्ह के साथ
शेष गुणनखंड के गुणनफल का क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम इसका डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, सिर्फ आपको समझा दे रहे हैं गुणांक क्या है। तो ध्यान दीजिए, जैसे ये 4x है तो 4x में अगर हम x का आपसे गुणांक पूछे कि x का गुणांक क्या है तो क्या बताइएगा, 4 बताइएगा बस। ठीक है, मान लीजिए यहाँ 6x² है, इसमें हम कहें कि 6x² का गुणांक क्या है तो क्या बताइएगा, 6 बताइएगा। अब देखिए -7xy है। ठीक है, -7xy है, अगर इसमें हम xy का गुणांक आपसे पूछे तो क्या बताइएगा, -7 बताइएगा। ठीक है, अगर x का गुणांक आपसे पूछा जाए, x का गुणांक पूछा जाए तो क्या बताइएगा, तो x का जो गुणांक होगा वो क्या होगा, -7y होगा। x का गुणांक क्या होगा, -7y होगा। ठीक है, अगर y का गुणांक पूछे तो y का गुणांक पूछे तो क्या बताइएगा, -7x बताइएगा। ठीक है, देख रहे हैं ना, -7xy में xy का गुणांक क्या होगा, -7, x का गुणांक क्या होगा तो -7y, और -7xy में y का गुणांक क्या होगा तो -7x होगा। ठीक है, आई होप समझ गए होंगे। अब आते हैं हम सजातीय और विजातीय। सजातीय और विजातीय क्या है, तो आप समझ लीजिए कि जो समान जाति का हो उसे हम सजातीय कहेंगे, और जो असमान जाति का उसे क्या कहेंगे, विजातीय कहते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए सपोज दैट कि यहाँ पर 7x² क्या है, y है, 7x² y है, और -2x² y है। 7x² y है और -2x² y है। इसको आपको बताना है कौन सा पद है। तो देखिए बाबू, ये हमारा सजातीय पद है। क्या है, सजातीय पद होगा। क्यों होगा, तो देखिए यहाँ 7x² y, यहाँ x का पावर 2 है, यहाँ भी x का पावर 2 है, यहाँ y का पावर 1 है, यहाँ y के पावर 1 है। हमको अचर से मतलब नहीं रहता, अचर कुछ भी हो सकता है, बट हमें चर राशि पर देखना है कि चर राशि एक जैसा होगा तो सजातीय होगा, और एक जैसा नहीं होगा तो सजातीय नहीं होगा। ठीक है, अब आते हैं विजातीय पद क्या है। विजातीय पद क्या है, ठीक है, तो मान लीजिए -6xy है, -6xy है और 4x² है। ये मान लीजिए हम पद के रूप में अगर लिखते हैं तो यहाँ -6xy है और 4x² है। ये क्या है, तो हमारा एक विजातीय है। इसको क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे विजातीय, विजातीय और पद कहेंगे। ठीक है ना, क्या कहेंगे, विजातीय पद कहेंगे। अब आप पूछिएगा कि विजातीय पद कैसे कहेंगे, तो देखिए यहाँ पर हम पहले बता दिए हैं कि अचर राशि से मतलब नहीं है। यहाँ पर x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है। ठीक है, बस इसी से विजातीय हो जाता है, क्योंकि यहाँ x है, यहाँ पे x का पावर 2 है, और यहाँ y तो ठीक है, लेकिन x का पावर यहाँ भी अगर 2 हो जाता तो आपका सजातीय हो जाता। लेकिन यहाँ क्या है कि x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 2 है, इसलिए क्या हो गया, विजातीय पद हो गया। तो बच्चों अभी हम आपको जो कराए हैं वो आपको 7, 8, 9, 10 सभी के लिए है। अब फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आपसे बता दे पहले, बीजीय व्यंजक का जोड़, घटाव और गुना मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। अगर ये आप पढ़ लेते हैं तो 10th क्लास के बच्चे के लिए रामबाण है। क्यों, क्योंकि बहुत सारे 10th के बच्चे को ऐसे हम देखते हैं बच्चों को जिसको विलोपन विधि समझ में नहीं आता है। दूर चरवाहे रैखिक समीकरण बनाएंगे तब विलोपन विधि नहीं आता है, तो विलोपन विधि जिसको हम लुप्तीकरण विधि कहते हैं कब समझ में आएगा, जब आपको बीजगणित का जोड़ घटाव मालूम होगा। ठीक है, तो आज का इतना ही।